नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पत्नी का धर्म नहीं निभा सके। हरितमा के आने से सरिता की परेशानी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वह घर का सारा काम संभाल लेती थी। पहले सरिता घर के बहुत से काम निपटा लेती थी, लेकिन जब से पति बीमार हुए थे और बिस्तर पकड़ चुके थे, तब से पार्ट टाइम काम वाली बाई से उसका काम नहीं चलता था। उसे परमानेंट नौकरानी की जरूरत थी, जो पूरा घर संभाल सके। सरिता को पति का मेडिकल स्टोर सुबह से रात तक चलना होता था। दुकान में 3 नौकर थे। सरिता बीच में थोड़ी देर के लिए खाना खाने और फ्रेश होने घर आती थी। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक उसे मेडिकल स्टोर पर बैठना पड़ता था। काम सारा नौकर ही करते थे, लेकिन हिसाब उसे ही देखना पड़ता था। काफी समय तक सरिता को बहुत समस्या हुई। घर में एक बेटा, एक बेटी थे, जो 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उनके लिए चाय नाश्ता, सुबह का टिफिन तैयार करके स्कूल भेजना और शाम की चाय के बाद भोजन तैयार करना और खिलाना सब हरितमा की जिम्मेदारी थी। बीमार पति को समय पर दवाएं और डॉक्टर के बताए मुताबिक भोजन देना, यह सब हरितमा के बिना मुमकिन नहीं था। सरिता जब बहुत परेशान हो गई, तब उसने एजेंसी में जाकर कई बार परमानेंट नौकरानी का इंतजाम करने के लिए कहा। एक दिन एजेंसी के मालिक ने कहा, अभी तो कोई लड़की नहीं है, जल्द ही असम और बिहार से लड़कियां आने वाली हैं, मैं आपको बता दूंगा। सरिता ने एजेंसी वाले से कहा, आप ज्यादा कमीशन ले लेना, लड़की को अच्छी तनख्वाह के साथ रहने खाने की सारी सुविधाएं भी दूंगी, लेकिन मुझे उसकी सख्त जरूरत है। और जल्द ही एजेंसी वाले का फोन आ गया। एजेंसी से 13 साल की हरितमा को लाने के बाद सरिता की सारी मुसीबतों का हल हो गया। हरितमा सुबह से रात तक चक्कर घिनी बनी रहती, पूरे घर का काम करती, घर के हर सदस्य का ध्यान रखती, हर समय पूरा घर साफ सुथरा रहता। हरितमा हमेशा काम करती नजर आती, ना कोई नखरा, ना कोई शिकायत और ना कोई छुट्टी। 13 साल की खूबसूरत, गोरी, नाजुक, मेहनती हरितमा बिहार के एक छोटे से गांव की थी। घर की माली हालत खराब थी, माँ बीमार थी, घर में 2 छोटे भाई थे। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। शुक्रवार को जब मेडिकल स्टोर बंद रहता, तब सरिता उससे बात करती, उससे पूछती, किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बेझिझक कहना, खाने में जो पसंद हो बनाकर खा लिया करो। हरितमा को पढ़ने का शौक था। सरिता उसके लिए किताबें भी ला देती। पति रतन लाल के एक के बाद एक 2-3 बड़े ऑपरेशन हुए थे। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी। सरिता पति के कमरे में कम ही जाती थी। कमरे से आती दवाओं और गंदगी की बदबू से उसे उबकाई आती थी। पति की ऐसी बुरी दशा देखने का भी उसका मन नहीं करता था। पति बिस्तर पर लेटे रहते। काफी समय तक तो उनके मल मूत्र का मार्ग बंद कर प्लास्टिक की थैलियां लटका दी गई थी। उन्हें साफ करने का काम पहले तो एक नर्स करती थी, बाद में रतनलाल खुद करने लगे थे। लेकिन अब हरितमा ने इस जिम्मेदारी को संभाल लिया था। सरिता को लगता था कि उसके पति की जिंदगी एक तरह से खत्म हो चुकी है। उन्हें बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारनी है। ठीक हो भी गए तो पहले जैसे नहीं रहेंगे। सरिता ने अपना कमरा अलग तैयार कर लिया था। अपनी जरूरतों के हिसाब से सब कुछ अपने कमरे में रख लिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे। वह गलती से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि बच्चों की जिंदगी पर उसका बुरा असर पड़े। सरिता की उम्र 40 साल थी और पति की उम्र 45 साल के आसपास। पिछले 1 साल से वह पति की दुकान और घर सब देख रही थी। आज रतनलाल को प्लास्टिक की थैली निकलवाने जाना था, लेकिन यह बहुत आसान काम नहीं था। सरिता को साथ जाना था, लेकिन उसने कह दिया, मैं जाकर क्या करूंगी, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता, तुम हरितमा को साथ ले जाओ। फिर मुझे दुकान भी देखनी है,
काम करूंगी तो पैसा आएगा। आपके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। तय हुआ कि हरितमा ही साथ जाएगी। रतनलाल अस्पताल से 3 दिन बाद घर वापस आए। उन्हें परहेज के साथ दवाएं समय पर लेनी थी। हरितमा बोर न हो, इस वजह से सरिता शुक्रवार को उसे बच्चों के साथ बाहर घूमने ले जाती। बच्चे जो खाते, हरितमा को भी खिलाया जाता। चाट, पकौड़े, गोलगप्पे। बच्चे पार्क में खेलते तो हरितमा भी साथ में खेलती। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते तो हरितमा के लिए भी खरीदे जाते। चाट खाते समय एक लड़के ने हरितमा से बात की। सरिता को अच्छा नहीं लगा। लौटते समय सरिता ने उससे पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? मेरे मुल्क का है मैडम। मुल्क के नहीं, राज्य के। मुल्क तो हम सब का एक ही है, सरिता ने हंसते हुए कहा। फिर उसे समझाया, देखो हरितिमा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस उम्र में लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र महज 15 साल है। अब हरितिमा को अक्सर ऐसी हिदायतें मिलने लगी थी। रतनलाल लाठी के सहारे घर में ही टहलने लगे थे। एक बार वे लड़खड़ाकर गिर गए। तब से सरिता ने हरितिमा को हिदायत दी, तुम अंकल को थोड़ा बाहर तक घुमा दिया करो, कहीं और कोई परेशानी न हो जाए। तब से हरितिमा घर से थोड़ी दूर बने पार्क में उनके साथ जाने लगी। वह पहले जैसी शांत और सहमी हुई नहीं थी। अब वह हंसने, बोलने लगी थी, खुश रहने लगी थी। लेकिन हरितिमा के खिलते शरीर और उसमें आए बदलाव को देखकर सरिता जरूर चिंता में रहने लगी थी। उसे उस लड़के का चेहरा याद आया तो क्या बाहर जाकर इतनी उम्र में वह सब करने लगी थी हरितिमा, जो उसकी उम्र की लिहाज से गलत था। कहीं पेट में कुछ ठहर गया तो? सरिता ने एजेंसी वाले को सारी बात फोन पर बताई। एजेंसी वाले ने कहा, मैडम, यह उसका निजी मामला है, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। वह अपनी नौकरी से बेईमानी नहीं करती, आपके घर की देखभाल ईमानदारी से कर रही है। और आपको क्या चाहिए? सरिता को लगा कि एजेंसी वाला ठीक ही कह रहा है। फिर हरितिमा उसकी जरूरत बन गई थी। जरूरी नहीं कि दूसरी लड़की इतनी ईमानदार हो, मेहनती हो। सरिता इस बात को भूलने की कोशिश कर ही रही थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि सरिता ने हरितिमा को उल्टी करते हुए देख लिया। सरिता घबरा गई। उसने प्यार से हरितिमा के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुमने आखिर बेवकूफी कर ही दी। जब यह सब कर रही थी तो सावधानी क्यों नहीं बरती? कितना समय हो गया? अभी जाकर अपने चाहने वाले के साथ मिलकर डॉक्टर से ऑपरेशन करा लो, बाद में मुसीबत में पड़ जाओगी। और तुम्हारे आशिक को बलात्कार के जुर्म में जेल हो जाएगी। इतना तो समझती होगी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। हरितिमा ने कुछ नहीं कहा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सरिता ने गुस्से में कहा, मैं इस हालत में तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। हरितिमा रोने लगी। उसने सरिता के पैर पकड़ते हुए कहा, मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप ही कोई रास्ता निकालिए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सरिता को गुस्सा तो था, लेकिन हरितिमा की जरूरत भी थी। उसने अपने परिचित डॉक्टर को दिखाया। 1 महीने का पेट था। 5,000 रुपए लेकर डॉक्टर ने आसानी से पेट गिरा दिया। सरिता ने फिर डांटा, समझाया और दोबारा ऐसी गलती न करने को कहा। रात में उसे अपने पास बिठाकर प्यार से पूछा, कौन है वह जिसके साथ तुम्हारे संबंध बने? चाट पकौड़े की दुकान में मिला वह लड़का? हरितिमा चुप रही। सरिता समझ गई कि वह बताना नहीं चाहती। रतनलाल की ठीक होती तबीयत
अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई। जिस कैंसर से वे उबर चुके थे, वही कैंसर उन्हें पूरी तरह अंदर ही अंदर खोखला कर चुका था। अस्पताल में ही रतन लाल की मौत हो गई। उस दिन सरिता फूट फूट कर रोई और हरितमा अकेले में अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करती रही। पति के अंतिम संस्कार की सारी रस्में निबट चुकी थी। सरिता की जिंदगी अपने धर्रे पर आ चुकी थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लग चुके थे। दुख की परतें अब छटने लगी थी। तभी फिर सरिता को हरितमा में वे सारे लक्षण दिखे जो एक गर्भवती औरत में दिखाई देता है। इस बार हरितिमा अपने पेट को छिपाने की कोशिश करती नजर आ रही थी। सरिता ने उसे गुस्से में थप्पड़ जड़कर कहा, फिर वही पाप? इस बार हरितिमा ने जवाब दिया, पाप नहीं, मेरे प्यार की निशानी है। हरितिमा का जवाब सुनकर सरिता सन्न रह गई। प्यार समझती भी हो? यह प्यार नहीं, हवस है, बलात्कार है। चलो अभी डॉक्टर के पास। सरिता ने गुस्से में कहा, मैं नहीं गिराऊंगी। यह कानूनन अपराध है। जेल जाएगा तुम्हारा आशिक। कुछ भी हो, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब है। प्यार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बुलाओ इस बच्चे के बाप को। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्या? कौन है वह? मैं उन्हें बदनाम नहीं करना चाहती। चली जाओ यहाँ से। हरितिमा चली गई। सरिता ने एजेंसी वाले को फोन कर दिया। एजेंसी वाले ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। सरिता निश्चिंत हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह घर की साफ सफाई करने लगी। पति के कमरे का नंबर आया तो सरिता ने पति के सारे कपड़े, पलंग बिस्तर सब कुछ दान कर दिया। वह एक अरसे बाद पति के कमरे में गई थी। कमरा पूरी तरह खाली था। बस एक पेन और डायरी रखी थी। सरिता ने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ जगह हिसाब लिखा हुआ था, कुछ कागजों पर दवा लेने की नियमावली। एक पन्ने पर हरी स्याही से लिखा था, हरितिमा। यह नाम पढ़कर वह चौंक गई। उसने अपने कमरे में जाकर हरितिमा के बाद पढ़ना शुरू किया। सरिता, माना कि 15 साल की लड़की से प्यार करना गलत है, उससे संबंध बनाना अपराध है, लेकिन इस अपराध की हिस्सेदार तुम भी हो। मैं बीमार क्या हुआ? तुमने मुझे मरा ही समझ लिया। अपना कमरा बदल लिया। मेरे कमरे में आना, मुझसे मिलना तक बंद कर दिया। मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी, तुमने सोचा कभी? लेकिन तुम तो जिम्मेदारियां निभाने में लगी थी। मैं तो जैसे अछूत हो चुका था तुम्हारे लिए। सच कहूं तो मैं तुम्हारी बेरुखी देखकर ठीक होना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं ठीक हुआ। हरितिमा की देखभाल से, उसके प्यार से। हाँ, मैंने हरितिमा से तुम्हारी शिकायतें की, उससे प्यार के वादे किए, उसके पैर पड़ा कि मेरी जिंदगी में तुम ही बाहर ला सकती हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है हरितिमा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कम उम्र की नाजुक कोमल भावों से भरी लड़की मेरे प्यार में बह गई। उसने मेरी जिस्मानी और दिमागी जरूरतें पूरी की। हाँ, वह मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। दुनिया इसे पाप कहे या अपराध, लेकिन वह मेरा प्यार है। मेरी पतझड़ भरी जिंदगी में वह हरियाली बनकर आई थी। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है, उतना ही हरितिमा का भी है। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं बचूंगा नहीं। अचानक से सारे शरीर में पहले की तरह भयंकर दर्द उठने लगा है। मैं तुमसे किसी बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा। चिंता है तो बस हरितिमा की, अपने होने वाले बच्चे की।
उसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उसे बस सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। डायरी खत्म हो चुकी थी। सरिता अवाक थी। उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर शर्मिंदगी भी। किस तरह झटक दिया था उसने अपने पति को बीमारी लाचारी की हालत में। हाँ, वही जिम्मेदार है अपने पति की बेवफाई के लिए। इसे बेवफाई कहे या अकेले टूटे हुए इंसान की जरूरत। सरिता को उसी एजेंसी से दूसरी लड़की मिल चुकी थी। उसने पूछा, तुम हरितिमा को जानती हो? नहीं मैडम, एजेंसी वाले जानते होंगे। सरिता ने एजेंसी में फोन लगाकर बात की। एजेंसी वाले ने कहा, क्या बताएं मैडम, किसके प्यार में थी, बच्चा गिराने को भी तैयार नहीं थी, नहीं मरते दम तक बच्चे के बाप का नाम बताया। मरते दम तक मतलब? सरिता ने पूछा। हरितिमा बच्चे को जन्म देते समय ही मर गई थी। क्या? सरिता चौंक गई। और बच्चा? वह अनाथ आश्रम में है। सरिता सोचने लगी। एक मैं हूँ जिसने पति के बंगले, कारोबार, बैंक बैलेंस को अपना कर पति को छोड़ दिया। बंद कमरे में बीमार लाचार पति बच्चों तक को दूर कर दिया। और एक गरीब हरितिमा जिसने न केवल बीमारी की हालत में पति की देखभाल की, अपना सब कुछ सौंप दिया, यह जानते हुए भी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवा बदनामी के। उसने अपने प्यार की निशानी को जन्म दिया। वह चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। इस धन दौलत पर उसका भी हक बनता था। वह ले सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने प्यार की खातिर। उसने एक बीमार मरते आदमी से प्यार किया और उसे निभाया भी। और एक मैं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरितिमा के प्यार की निशानी अपने पति के बच्चे को इस घर में लाकर रहूंगी। मैं पत्नी का धर्म तो नहीं निभा सकी, पर उनकी संतान के प्रति माँ होने की जिम्मेदारी तो निभा ही सकती हूँ। सारी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद सरिता बच्चे को घर ले आई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।